अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दुधारू पशुओं में पाइका रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। कलौंजी की सफल खेती करने वाले किसान से मुलाकात। प्रदेश के ज्यादातर किसान पशुपालन से जुड़े हैं और अक्सर कुप्रबंधन या लापरवाहियों के चलते पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इन्हीं में से एक है पशुओं की पाइका रोग की समस्या, जिसमें पशु अखाद्य पदार्थों को खाने लगते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो किसान कैसे करें, इस समस्या का समाधान जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो से। किसान भाइयों नमस्कार। ये पाइका नामक जो बीमारी होती है, ये विशेष करके हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें से भी जो दुधारू पशु होते हैं उन सबों में इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमारे गायों में सभी नस्ल के देसी नस्ल हों या फिर संकर नस्लें हों, भैंसों में, बकरियों में, भेड़ों में इस तरह के ये बीमारी देखी जाती है। पर इन सबों में अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो हमारे जो दुधारू पशुएँ हैं उन सबों में इस बीमारी की होने की संभावना अधिक होती है। इसके कारण में ऐसे तो कई तरह के कारण होते हैं, पर पाइका बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण होता है ये मिनरल के अभाव के कारण। शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को समुचित रूप से चलाते हैं। तो इसमें विशेष करके फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम की अचानक कमी होने के कारण पशुओं में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होती है और लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस की कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार के फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस मात्रा में कम पाया जाता है। हम खनिज पदार्थों की जो बात कर रहे हैं, इनकी कमी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसान भाई क्या होते हैं कि दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में हम मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं दे पाते हैं। जो मिनरल मिक्सचर उनके खाद्यान्न पदार्थों, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं से जो आते हैं उसी से उनका काम चलते रहता है। पर होता क्या है कि जो दुधारू पशुओं में होते हैं उन सबों में दूध के द्वारा, दूध में से ये जो मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक हम इनको राशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, माने अतिरिक्त खनिज पदार्थ जब तक हम लोग नहीं देते हैं तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते जाती है। और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशुएं हैं या जो दुधारू नहीं हैं, उन सबों में भी इस बीमारी को आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई फाइबर, जो रेशा की मात्रा होती है, संतुलित आहार में अगर रेशा की मात्रा भी उचित
मात्रा अगर न रखी जाए तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर शरीर में उनके जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, विशेष करके अंतःपरजीवी में जो गट एक्टिंग पैरासाइट्स हैं, मतलब जो हमारे आहार नली में जो परजीवी होते हैं, उन सबों की संख्या भी अगर बहुत अधिक हो जाए तो मिनरल की कमी, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की कमी हो जाती है और इसके कारण पाइका रोग उत्पन्न हो जाता है। पाइका रोग से पीड़ित पशु में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप रोगी पशुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में पशु खाद्य पदार्थ के अलावा अखाद्य पदार्थ जैसे कि ईंट, पत्थर, मिट्टी, मल और मूत्र, कागज और कपड़े आदि खाने लगते हैं। इसके अलावा पशुओं में स्वास्थ्य में गिरावट व कमजोरी, प्रजनन संबंधित विकार आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पशुओं में इन खनिज पदार्थों की कमी हो गई है और इस रोग से आपके पशु ग्रसित होने जा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अभी जो हम कारण बताए थे आपको इसके होने के, जैसे आप नियमित रूप से दूध के मात्रा के अनुसार में आप मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त के जरूर दें। साथ साथ अगर मिनरल ऑरली जो दे रहे हैं, जो खाना के साथ दे रहे हैं, उससे अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे फास्फोरस के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ दिनों तक में 2-3 दिन तक उसके इंजेक्शन भी चला के उसके शरीर में इन खनिज पदार्थों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। और किसी में अगर बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, बहुत लक्षण इसके प्रोडक्शन घट गया है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो मसल्स में जो मांसपेशियों में है उसमें कमजोरी आने लगी है, तो आप इनको जो IV इन्फ्यूज़न हम कहते हैं, जैसे आप सीरा में भी फास्फोरस के जो दवा आते हैं जो सीरा में चढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं, उन सबों का भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के अलावा बहुत सारे साधारण रोग भी हैं जो पशुओं की उत्पादन क्षमता कम कर देते हैं। ये रोग ज्यादा भयानक नहीं होते, लेकिन समय पर इलाज नहीं कराने पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाइका रोग भी ऐसा ही एक रोग या फिर विकार है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए संतुलित आहार प्रबंधन के साथ साथ खनिज लवण आदि का समावेश भी पशुओं के आहार में करना चाहिए। साथ ही देखरेख अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन सबों के अलावा भी आप जैसे कृमिनाशक की दवा आप नियमित रूप से ज़रूर पिलाएं अपने जानवरों को। आपने जो खाना है आप जो दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, उसमें देखें कि जो 24 आवर की जो दिन भर की जो आहार है उसमें उचित मात्रा में रेशा उपलब्ध है कि नहीं, इन सबों को भी देखें। अगर आप इस तरह के प्रबंधन करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से आप निजात पा सकते हैं और जो जानवर इस बीमारी से ग्रसित हैं उन सबों को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले से सजग रहें आपके दुधारू पशुओं के प्रति, और जो दुधारू पशु नहीं है उन सबों के प्रति भी इन उपायों के साथ आप अगर सजग रहते हैं तो पाइका बीमारी से बहुत आसानी से आप बचाया जा सकता है, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कलौंजी को औषधीय फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल बीज के रूप में किया जाता है और इनके बीजों का स्वाद हल्का तीखा होता है। इसीलिए इनका उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है, जिसके चलते बाजार में कलौंजी की अच्छी मांग के साथ साथ मूल्य भी बहुत अधिक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य जिला सागर के प्रगतिशील किसान बाबूलाल साहू ने कलौंजी की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। तो चलिए जानते हैं उनके आय और व्यय के बारे में। अब की मैंने कलौंजी की खेती शुरू करी है। परंपरागत खेती से परेशान हो गए, करीब 5 एकड़ में कलौंजी की खेती करी है। इसकी 3-4 किस्में होते हैं कलौंजी की।
3-4 किस्मों से मैंने NS 44 चुनी। अब मैं इसकी उत्पादन खर्चा की जानकारी देता हूँ। 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ आप ही। 1 एकड़ में 5 क्विंटल कलौंजी का उत्पादन हुआ। अब मैं खर्चा की बात करूं तो 1 एकड़ में करीब 15,000 रुपया टोटल खर्चा मिला के 15,000 रुपया एकड़ का खर्चा, निंदाई गुड़ाई से लेकर खाद बीज सब। अब इसका रेट टाइम के हिसाब से करीब 10 से 20,000 रुपया रेट है इसका। तो अपन इसकी औसत रेट 15,000 के हिसाब से क्विंटल 15,75,000 रुपया की आय हुई। और इसमें 15,000 रुपया अपना खर्चा आ गया। तो अपन इसे 75 में से 15 हटाएं तो 60,000 रुपया प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा क्लियर है। किसान भाई अभी मैंने ये एकड़ का बताया, अब मैं टोटल मेरी जानकारी बताऊँ। करीब 5 एकड़ में कलौंजी की खेती करी है। 3,75,000 रुपया की आय हुई टोटल। अब इसमें से 75,000 15,000 एकड़ के हिसाब से 75,000 काट दिया जाए, 3 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ है। किसान भाई आप भी परंपरागत खेती से हटके जो औषधि खेती हैं के करने से अपनी ज़मीन की भी क्षमता बढ़ती है और जो बार बार फसल चक्र फायदेमंद है। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने बताया कि कलौंजी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बीजों की बुआई से पहले खेत को अच्छे से तैयार करना होता है। इसलिए इस किसान ने सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई की। उसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया, जिससे खेत की मिट्टी में अच्छे से धूप लग सके। उसके बाद 10 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिलाया और खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लिया। बखन्नी अच्छी गहरी जुताई करके और रोडर बीटर से सौंसर करवा के एकड़ के हिसाब से करीब मैंने 20 किलो प्रति एकड़ NPK 16-32-32 NPK फेंकवाया शुरू में मिट्टी में। इसकी 3-4 किस्में होते हैं कलौंजी की। 3-4 किस्मों से मैंने NS 44 चुनी। प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। 2 किलो बीज प्रति किलो में 2 ग्राम मेनका जेब से उपचार करके छिड़काव विधि से बोनी कर दी। अक्टूबर में बोनी करी, मध्य अक्टूबर में बोनी के बाद स्प्रिंकलर से सिंचाई करीब 20-20 दिन के हिसाब से। इसमें करीब 5 सिंचाई होते हैं स्प्रिंकलर विधि से। 150 दिन की फसल है करीब। इसमें पानी ज़्यादा चलवे की वजह से, जो लेट उगने की वजह से खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खरपतवार मैंने तो वो करीब एक ही बार खरपतवार निकलवाया। वो ज़मीनों के हिसाब से कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है तो 2-3 बार भी निकलवा सकते हैं। लेबर की सहायता से कछु हाथ से खरपतवार निकलवाया, लेबर की सहायता से खेत के बाहर फेंकवाया। जैसे आप करीब 20-25 दिन में तो उगता ही है। ई के बाद मैंने कम से कम 20 से 30-35 दिन बाद प्रति एकड़ 1 बोरी यूरिया की छिड़काव कर दिया। किसान भाइयों, कलौंजी की फसल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस किसान ने माहो कीट के आक्रमण से फसल को बचाते हुए कलौंजी फसल की कटाई और गहाई का कार्य करते समय कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखा, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाई 70-80 दिन की फसल हो जाए, इनमें माहू का प्रकोप आता है। वो माहू हरे कलर के। पहले मैंने वहाँ में नीम का तेल डलवाया 5 ml प्रति लीटर। नीम के तेल से पूरी बात से ख़त्म नहीं हुई माहू। फिर मैंने वहाँ में एमेडाक्रोपिल 1 ml 3 लीटर पानी में छिड़काव किया। माहू पे नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। यदि इसका नियंत्रण नहीं किया तो उत्पादन पे क्षति हो है। किसान भाई, जब मेरी फसल 60 से 90 दिन की हुई तो मैंने देखा उसमें कोई रोग मोग कुछ होता नहीं है। फिर भी मैंने देख रेख करता रहा, इसमें और कोई रोग नहीं है।
किसान भाई या करीब 140 से 150 दिन में की फसल है। 150 दिन बाद इको ढेड़ा हरे से थोड़ो पीलो कलर ले लेते थे। लेबर से हंसिया से कटवाया, कटवे के बाद पूली भी बंधवा दें, कछू के करपा करवा देते। करपा भी करवा सकते हैं, पूले भी बंधवा सकते हैं। उन्हें करीब 1-2 दिन को घाम लगा कर पूरा बनवा लो या करपा बनवा लो। ज़्यादा दिन डरी नहीं रहना चाहिए। 2-3 दिन बाद थ्रेसर मैंने जैसे साथ मेरी घर की साधन थ्रेसर से थ्रेसिंग करी स्लो रेस में। और जब छन्ना मन्ना जे अपने गेहूँ चनों के छन्नों पे निकाल ली तो वह नीचे गिर जाता छन्ना के नीचे, वह नीचे से ट्राली में भर ली। किसान भाई इकट्ठी करते समय जब बारीक नाच के वजह से 85 लगावे के पहले सफाई कर पे तिरपाल बिछवा के ऊपर ढेर लगावो उचित है। इसके मुंह खुल जाते हैं तो बस जो कुछ भी है वह अपनी काम में आ जाता है, नहीं तो खेत में फेंक जाए कोई मतलब नहीं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, विरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकी रांची और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग संथाल पहाड़िया सेवा मंडल देवघर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों तक आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं छिटपुट से हल्की वर्षा होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसूनी वर्षा अपने नियत समय से 2 से 3 दिन पहले शुरू हो जाएगी। इस समय मानसून पूर्व वर्षा सक्रिय है। वर्षा के बाद मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान अपने खाली पड़े खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें और खेत की मेड़ों को दुरुस्त कर लें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे का निर्माण करें। फल या वानिकी के पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करें। जो किसान भाई अदरक, हल्दी या ओल की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं वे अब इसकी बुआई मेड़ बनाकर ही करें। खरीफ फसल की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी के साथ साथ आवश्यकता अनुसार उत्तम बीज को उपचारित करने के लिए फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम, अगर खेत में दीमक का प्रकोप अधिक हो तो बीज को उपचारित करने के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास, दलहनी फसलों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर जो कि एक जीवाणु खाद है, खाद एवं उर्वरक आदि का प्रबंध कर लें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली तैयार कर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं, क्योंकि रोपा के समय कादो किया जाता है और ऊंची नीची जमीन रहने के कारण अलग अलग खेतों में अलग अलग समय पर पानी जमा होता है एवं रोपा अवधि के दौरान उपयुक्त बिचड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता है। बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर रखें ताकि अधिक वर्षा की स्थिति में बिचड़ा जल जमाव से बच सके। 1 एकड़ में रोपाई के लिए 16 से 18 किलोग्राम बीज तथा 10 डिसमिल जमीन की आवश्यकता होती है। बीज स्थली में 100 किलोग्राम कंपोस्ट, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 6 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। निचली जमीन में रोपा के लिए
लंबी अवधि वाले किस्म का चुनाव दोनों एक खेत के लिए तथा मध्यम अवधि वाले किस्म का चुनाव दोनों 2 खेतों के लिए करें। किसान भाई विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोत कर तैयार कर रखें ताकि विभिन्न फसलों की बुआई मानसूनी वर्षा के शुरू होने के बाद जल्द से जल्द की जा सके। जो किसान भाई खेतों में देसी खाद का व्यवहार करना चाहते हैं और अगर खेत पहले से ही जुता हुआ है तो खाद को पूरे खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप अधिक हो उन खेतों में अंतिम तैयारी के समय नीम या करंज की खली मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। ऊपरी खेतों में वर्षा की अनियमितता को देखते हुए कम अवधि वाली एवं कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे अरहर, उड़द, सोयाबीन, मंडुआ, गुंदली, ज्वार आदि की खेती को प्राथमिकता दें। जो किसान भाई ऊपरी खेतों में धान, मकई या मूंगफली की खेती करना चाहते हैं वे अंतर्वर्तीय खेती करें, क्योंकि अनियमित वर्षा की स्थिति में यदि एक फसल मारी जाती तो दूसरी फसल से कुछ न कुछ उपज मिल जाती है और अनुकूल वर्षा होने पर दोनों ही फसल की अच्छी उपज मिल जाती है। साथ ही साथ खेती की सघनता भी बढ़ती है। इस क्षेत्र के लिए अंतर्वर्तीय खेती इस प्रकार है। अरहर के साथ मूंगफली या धान या उड़द, 2 पंक्ति मूंगफली या धान या उड़द की बुआई करें। अरहर, मकई 1 पंक्ति अरहर तथा 1 पंक्ति मकई की बुआई करें। मध्यम जमीन में धान, मकई, मूंगफली या सोयाबीन की सीधी बुआई कम या मध्यम अवधि वाली प्रजाति के साथ करें। मकई की कम अवधि वाली किस्म का चुनाव अनाज के लिए तथा मध्यम अवधि वाले किस्म का चुनाव हरा भुट्टा के लिए करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी आदि के साथ लत्तर वाली विभिन्न सब्जियों में फल मक्खी तथा लाल भृंग, लाल मकड़ी का आक्रमण हो रहा है। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए करें। फल मक्खी के आक्रमण को ट्रैप लगाकर भी रोका जा सकता है। जो किसान भाई बगीचा स्थापित करना चाहते हैं या कुछ फल अथवा वानकी का पौधा लगाना चाहते हैं और अभी तक गड्ढा की खुदाई नहीं कर पाए हैं वे अविलंब गड्ढा की खुदाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मधेपुर, जिला दरभंगा के कृषक प्रवीण कुमार ने। ये गाजर घास खरपतवार के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रवीण कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गाजर घास जो है एक प्रकार का घास है। इसका पत्ता जो है गाजर के जैसा मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहते हैं। गाजर घास एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। यह खरपतवार कंपोजिटी कुल की होती है और गाजर के पौधे जैसी दिखती है। इसे कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और क्षेत्रीय भाषा में सफेद टोपी, चटक चांदनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो यह घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के लिए भी, जानवर के लिए भी और फसल के लिए भी। और ये जो है विपरीत परिस्थिति में तेजी से बढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है इसमें। और इसका बीज जो है 500 से लेकर के 2500 के आसपास इसका बीज होता है। और बीज जो है रोएदार होता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चला जाता है। और पहले ये जो है पार्क में, रोड के किनारे, रेलवे लाइन के बगल में, रिहायशी एरिया में मिलता था, स्कूल के मैदान में मिलता था। लेकिन अब ये फसल के क्षेत्र में भी अपना पैर फैलाने लगा है और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है और ये काफ़ी हानिकारक है। मनुष्य में इसके चलते दमा की बीमारी होती है और जानवर यदि ज़्यादा खा लिया
तो उसका दूध गाय यदि खा ली तो उसका दूध तीता हो जाता है, और बहुत ज़्यादा खा लिया तो जानवर मर भी सकता है। फसल में भी अपना उत्पादन में वांछित कमी लाती है। कैसे कमी लाती है? ये जो है उसके स्थान में, प्रकाश में, नमी में पौधे के साथ, फसल के पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। इसका नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके फेंकें, कहीं जमा करके जला दें या मिट्टी के अंदर गाड़ दें। दूसरी बात है, इसको रसायन का यूज करके हम लोग इसका नियंत्रण करते हैं, जिसमें ग्लाइफोसेट है। 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या 1 से 1.5% भी इसका इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मेट्रीबिजिन है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।